हेलो एंड वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। विजय साडा हियर। आप लोगों को पता है हम लोगों ने इंटरनेशनल टैक्स पेपर 6C में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है केस स्टडीज़ को सॉल्व करने में। हम लोगों ने क्लासेस के अंदर में अराउंड 6 केस स्टडी को एक्चुअली सॉल्व किया था। और मैंने आपसे वादा किया था कि आगे की केस स्टडीज़ जो होगी वो हम लोग लार्ज स्केल पे यूट्यूब पे रखेंगे, और यूट्यूब के लिए हम लोग आ चुके हैं। राइट, ये केस स्टडी है केस स्टडी नंबर 7, पेपर 7 की केस स्टडी है। मैं यहाँ पे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे केस स्टडी को सॉल्व किया जाता है। वापस से जो लोग क्लास कर चुके हैं, पेपर 6 कर चुके हैं, उनके लिए केस स्टडी 7 सारे केस स्टडीज के साथ जो मेरी बुक है, इस बुक के अंदर मैंने आपको सारे केस स्टडीज दिए हुए हैं। केस स्टडीज के साथ साथ केस स्टडीज के आंसर्स भी दिए हुए हैं। बट स्टिल मैं यहाँ पे उन केस स्टडी के डिस्कशन के लिए आ चुका हूँ, और उसके अंदर में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं उठा रहा हूं केस स्टडी नंबर 7 जो हम लोगों ने हमारी बुक में दिया है। केस स्टडी नंबर 7 को सॉल्व करने से पहले बता दूं, ये केस स्टडी ट्रांसफर प्राइसिंग पे बेस्ड है। मतलब ये केस स्टडी को सॉल्व करने से पहले ट्रांसफर प्राइसिंग का चैप्टर आपका बहुत अच्छे से होना चाहिए, तो जाके आप ये केस स्टडी को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, केस स्टडी को सॉल्व करने से पहले मैं हर केस स्टडी में आपको बोल रहा हूं, और फिर इस केस स्टडी में मैं आपसे कहता हूं कि हर केस स्टडी को सॉल्व करने से पहले आपके पास पेशेंस होना बहुत जरूरी है। देखिए, पेपर 6C में जब भी कोई केस स्टडी हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसमें पेशेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक एक पॉइंट को हमको पढ़ना पड़ता है, एक एक पॉइंट को समझना पड़ता है। एप्लीकेशन ऑफ माइंड ज्यादा रिक्वायर्ड होता है कि बॉस ये सेक्शन कहां से कोरिलेट कर रहा होगा, कौन से फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हुए होंगे, उस हिसाब से। केस स्टडी जबरदस्ती इंस्टीट्यूट आपका मोरल तोड़ने के लिए क्या करती है, केस स्टडी को लॉन्ग करती है। लेकिन पिछले मई 19 से उन्होंने केस स्टडीज को थोड़ा शॉर्ट रखना शुरू किया है। केस स्टडीज के साथ साथ एमसीक्यू भी होते हैं, और ये सारे केस स्टडीज आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। राइट, ज्यादातर अब तक जितने केस स्टडीज इंस्टीट्यूट ने निकाले हैं, उन केस स्टडीज की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये मैक्सिमम केस स्टडीज ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर से आ रही है, या ब्लैक मनी टॉपिक से आ रही है, या ट्रांसफर प्राइसिंग के पेनल्टी रिलेटेड पार्ट से आती है। तो आपका ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर होना बहुत ज्यादा अच्छे से जरूरी है, जो हमने एक पूरे सिक्वेंशियल मैनर में लिया था, अगर आपको याद हो तो, और उसको आपको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो इस सीरीज में मैं आगे बढ़ता हूं। केस स्टडी को हम लोग सबसे पहले शांति से पढ़ेंगे। मैंने आपको सिखाया है केस स्टडी सॉल्व करते वक्त आपने सबसे ज्यादा टाइम उनके ब्रीफिंग्स के ऊपर ध्यान देने में है। आंसर्स बहुत इजीली निकल सकते हैं अगर आप इन ब्रीफिंग्स के ऊपर ध्यान देंगे तो। पहले जो केस स्टडीज आते थे उनमें 5-5 क्वेश्चन होते थे, अब जो केस स्टडीज आते हैं उनमें 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं, और उनके अंदर में 1 या 2 सब क्वेश्चन होते हैं। इस पर्टिकुलर केस स्टडीज की अगर मैं बात करूं, वैश एंड कंपनी, सो इट्स अ वेरी गुड केस स्टडी कवरिंग इंटरनेशनल टैक्स, special focus on safe harbor, special focus on associated enterprises and with respect to their penalty। safe harbor से रिलेटेड मैं अभी बता दूं, जो मैंने लेक्चर में भी बताया था, जो safe harbor रूल्स 2017 में निकाले थे वो लास्ट ईयर खत्म हो चुके हैं। मई 20 और नवंबर 20 के लिए अगर आप देखें तो मॉड्यूल में भी लिखा हुआ है कि न्यू सेफ हार्बर रूल जो नोटिफाई होंगे हमें वो पढ़ना है। पर अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है सेफ हार्बर को लेकर के। सो मैं ये सभी को रिकमेंड करूंगा कि जितने भी ओल्ड सेफ हार्बर है आप वो पढ़ के जाइए, सो दैट आपका क्या हो जाएगा, पूरा डिटेलिंग कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, सो मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि अगर वो अभी कोई क्वेश्चन पूछेंगे भी तो वो ओल्ड सेफ हार्बर से रिलेटेड पूछ सकते हैं, जब तक कि कोई न्यू नोटिफाई नहीं होता। मैंने आपको इंटीमेट किया भी था कि बॉस मैंने ट्विटर के ऊपर डाला हुआ है कि खुद ट्विटर के ऊपर डाला था फाइनेंस मिनिस्टर को कि प्लीज सेफ हार्बर रूल्स को नोटिफाई कीजिए। लेकिन ओवर टू दिस पेंडेमिक कोरोना इशू ये नहीं हो पाया अब तक के, और आई थिंक इससे ज्यादा जरूरी देश है, तो आई थिंक ये करेक्ट भी है। बहरहाल सभी बच्चे जो जून 20 और नवंबर 20 दे रहे हैं, मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि उन लोगों ने ओल्ड सेफ हार्बर रूल एज ऑफ नाउ पढ़ के जाइए फॉर योर रेफरेंस। मेरे हिसाब से तो ये करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, जो बच्चे के पास ये बुक नहीं है पर ये वीडियो देख रहा है, आप ध्यान से देखिए कैसे केस स्टडी को सॉल्व किया जाता है। इनके क्वेश्चंस आपको ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए भी यूज हो सकते हैं इन पेपर 7 एज वेल एज पेपर 6C। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ के जो क्वेश्चन है ये केस स्टडी का कोई ना कोई पार्ट उठा करके वहां पे दे दिया जाए। राइट, सो आइए सबसे पहले हम लोग टाइम डिवोट करके शांति से पहले केस स्टडीज को पढ़ते हैं, और उसके बाद उसका ढूंढते हैं कि कौन से पेज पे होगा, कौन से चैप्टर में होगा, और वहां से हम लोग क्या करेंगे, आंसर को निकालेंगे। इट विल टेक टाइम, और ये तभी हो सकता है जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो। ठीक है, सो पहली चीज के स्टडी को सॉल्व करने से पहले क्या चाहिए, आपके पास पेशेंस होना चाहिए एक एक पार्ट को पढ़ने के लिए, क्योंकि
वो अपन कहते हैं ना, 1 घंटा तो यहाँ पे आपको मिनिमम 1 घंटा तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा केस स्टडी ही पढ़ना पड़ेगा जिस हिसाब से उसकी लेंथ है। पेशेंस के बाद दूसरा होना चाहिए आपका एप्लीकेशन ऑफ माइंड। क्वेश्चन आपको डायरेक्टली परोस के नहीं दिया जाएगा कि ये ले, ये तेरा क्वेश्चन है और ये ले, तेरे को इस हिसाब से आंसर निकालना है या ये पर्टिकुलर सेक्शन में जाकर के तूने आंसर निकालना है, ऐसा कभी नहीं होगा। तुझे आंसर ढूंढना होगा, एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगाना होगा और तब जाके दिया होगा। तीसरी चीज, जब भी कोई केस स्टडी दिया होगा, केस स्टडी के साथ साथ एग्जिबिट भी दिया होता है। व्हाट इज एग्जिबिट? एग्जिबिट इज अनेक्स्चर टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन से रिलेटेड और कुछ इंफॉर्मेशन दी होती है, तो तुझे ये एग्जिबिट्स भी पढ़ने होते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन देखनी होती है। और मैं आपको बता दूं, कई बार इस क्वेश्चन में इतने फालतू की चीज दी होती है जस्ट और सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए। अगर आप नवंबर 19 के पेपर देखेंगे तो इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर, पर प्रॉब्लम यह था कि बच्चों के अंदर में पेशेंस लेवल नहीं था, उन्होंने कई डिटेल्स और फैक्ट्स चेक नहीं किए, तो वो इजी क्वेश्चन को भी क्या करके आ गए, गलत करके आ गए। सो ट्रांसफर प्राइसिंग में बहुत सारा डिटेलिंग आपके पास होना जरूरी है, इन डेप्थ एनालिसिस आपके पास होना चाहिए स्पेसिफिक चैप्टर्स का, तो आप आराम से क्रैक कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट केस स्टडी नंबर 7 जो दी हुई है हमारे बुक के अंदर में, इंटरनेशनल टैक्स के अंदर में। आई होप आप जो भी टीचर देख रहे होंगे या जो भी बुक देख रहे होंगे उनके अंदर भी ये केस स्टडी होगी, तो प्लीज आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ये केस स्टडी मैंने टेलीग्राम पे भी डाल रखी है, केस स्टडी नंबर 7, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, सीए विजय सारडा, उसमें फाइल्स में जाइए, फाइल्स में जाकर के जब आप नीचे देखेंगे तो आपको ये केस स्टडी मिल जाएगी अलॉन्ग विद द आंसर्स, तो आप वहां से भी ये चीज देख पाएंगे, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। पेशेंस रखिएगा, हमें एक एक चीज रीड करनी है, जहां जहां जो जो बोलूं वहां वहां वो आप मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। आइए सर चलते हैं। मिसेस वैश एंड कंपनी एन इंडियन फर्म इज लीडिंग दिल्ली बेस्ड इंटरनेशनल टैक्स कंसल्टेंट। वैसे मैं आपको बताऊं, वैश एंड एसोसिएट्स है, दैट इज इन मुंबई, दैट दे आर ऑल्सो डीलिंग इन एन इंटरनेशनल कंसल्टेंसी। सो चेक कीजिएगा, स्पेशलाइज्ड इन ट्रांसफर प्राइसिंग असाइनमेंट्स। सो मैंने जैसा कि आपसे कहा, ये किस पे बेस्ड है, ट्रांसफर प्राइसिंग पे बेस्ड है। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स पर्टेनिंग टू सम ऑफ इट्स असाइनमेंट्स। वैश एंड कंपनी के कुछ डिटेल्स दी है, कुछ असाइनमेंट्स दिए हैं आपको, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस असाइनमेंट्स को देखें। पहला असाइनमेंट बात करता है एबीसी लिमिटेड एन इंडियन कंपनी। सो एक मिनट, क्या लिखा हुआ है आपका, एबीसी लिमिटेड कौन है, एक इंडियन कंपनी है, ठीक है। सप्लाइड स्टील मैन्युफैक्चर्ड बाय इट टू एबीसी इनकॉर्पोरेशन इन कंट्री ए। कंट्री ए मतलब क्या है, कोई फॉरेन कंट्री, ये इंडियन नहीं है, तो एबीसी लिमिटेड ने एबीसी इनकॉर्पोरेशन को दिया है। इंस्टीट्यूट हमेशा क्या करेगा, सिमिलर नाम दे देगा और लिमिटेड और आईएनसी के अंदर में कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, बुलाती है मगर जानेगा नहीं। हमेशा पहले इंडियन एस्पेक्ट सोचना और फिर फॉरेन एस्पेक्ट सोचना। इंडियन कंपनी कौन सी है, एबीसी लिमिटेड, फॉरेन कंपनी कौन सी है, एबीसी इनकॉर्पोरेशन। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ABC Limited also supplied the same product to another country A based company PQR Incorporation। तो अगर मैं सीधी सीधी बात करूं, ABC ने दो लोगों को प्रोवाइड किया है, एक है PQR और दूसरा है ABC, ठीक है। The transaction with ABC Incorporation are priced at euro 800 metric ton FOB. FOB means free on board, whereas the transaction with PQR is 1200 मेट्रिक टन CIF। मतलब यहां प्राइस रखा गया है 1200 विथ CIF, यहां प्राइस रखा गया है 800 विथ FOB, ठीक है। इंश्योरेंस एंड फ्रेट अमाउंट टू 400, यानी अगर इसमें से हम लोग 400 रुपए हटा भी दे, अगर इसमें से हम लोग 400 रुपए हटा भी दे, क्योंकि ये अनरिलेटेड पार्टी साउंड कर रहा है, पर अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं है कि ये अनरिलेटेड पार्टी है या नहीं है, तो हमें समझना पड़ेगा कि क्या ये अनरिलेटेड पार्टी है या नहीं है, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे। प्राइमा फेसी यही लग रहा है, कप मेथड का क्वेश्चन हो सकता है। ABC Limited wants to know if transfer pricing provision would be attracted in this case। वो जानना चाहते हैं कि क्या ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन अट्रैक्ट करती है क्या, ठीक है सर। ABC। दूसरा असाइनमेंट था सिग्मा लिमिटेड का, तीसरा असाइनमेंट था XYZ मोटर्स का, चौथा असाइनमेंट दिया है OMR लिमिटेड का, और पांचवा डिटेल्स दिया है कुछ क्लाइंट्स जो ऑपरेट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 5 अलग अलग असाइनमेंट्स की बात की है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव आपको बहुत सिंपल रहेगा, या मेरा रिकमेंडेशन आपको रहेगा, जब आपको 5 अलग अलग केसेस दिए हैं, मतलब वो 5 अलग अलग चीजें पूछना चाहते हैं आपसे और 5 अलग अलग कॉन्सेप्ट आपसे टेस्ट करना चाहेंगे एक ही केस स्टडी के अंदर में। ऐसे केस में क्या करें, क्या प्रॉब्लम का साइज देख के डर जाए, ना मुन्ना ना, आपने ऐसा नहीं करना है।
आपको अगर एक असाइनमेंट मिला है तो पहले एक वर्क पे काम करिए, अपने ऑफिस का बेसिक फंडा उठाइए। आपको 5 क्लाइंट्स दिए जाते हैं आपके आर्टिकलशिप के दौरान, आप क्या सभी का काम एक साथ कर देते हो या एक बाय एक 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 को निपटाते हो? बिल्कुल उसी तरह जैसे आप एक बाय एक को निपटाते हो, यहां पे भी वही अप्रोच अपनाएं। मैंने यहां पे देख लिया प्रॉब्लम का लेंथ है, 5 डिटेल्स दी हुई है और कुछ क्वेश्चन उनने पूछे हैं। बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट गिवन एंड एग्जिबिट्स गिवन एट द एंड, एग्जिबिट्स मतलब क्या है, कुछ अनेक्स्चर जो प्रॉब्लम के साथ दिए होंगे, एंड एग्जिबिट्स गिवन एट द एंड, यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए क्या क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर में 2 सब क्वेश्चन है और नीचे सॉल्यूशन भी दिया है। एज ऑफ नाउ हम सॉल्यूशन नहीं देखेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 ए रीड कीजिएगा। Would transfer pricing provision be attracted in respect of transaction of supply of steel by ABC Limited to ABC Incorporation? पूछ रहा है कि ABC ने ABC Incorporation को जो स्टील सप्लाई किया, क्या उस पर ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन एप्लीकेबल है या नहीं है। इफ सो, द मोमेंट आपको ये वर्ड दिख जाए ना, इफ सो, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि इंस्टीट्यूट चाहता ही है कि इसका जवाब हाँ आए और उसके बाद वो चाहेगा कि आप आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेट करें। वो पूछ रहा है कैलकुलेट द आर्म्स लेंथ प्राइस ऑफ सच ट्रांजैक्शन। ठीक है, अभी अगर मैं क्वेश्चन को पढ़ूं तो एक्स वाई जेड लिमिट एबीसी लिमिटेड ने एबीसी इनकॉर्पोरेशन को गुड्स बेचे, सिमिलर टाइप ऑफ गुड्स उसने पीक्यूआर को भी बेचे सेम कंट्री के अंदर में। यानी कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन में हमें ट्रांसफर प्राइसिंग तो दिख ही रहा है जो पूछ रहा है, साथ साथ में ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन को तुरंत आपको क्लिक करना चाहिए। पर अभी तक इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप हमें पता नहीं चला है। और आपको पता है कि ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन तभी अप्लाई हो सकता है जब दो पार्टीज के बीच में क्या हो, रिलेशन हो। इस रिलेशन को क्या कहते हैं, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। तो चलो चल के देखते हैं एग्जिबिट के अंदर में कुछ लिखा है क्या। प्रॉब्लम के साथ साथ एग्जिबिट भी दिया होता है, एग्जिबिट के अंदर में क्लियर कट पता चल सकता है हमें इन दोनों के बीच का रिलेशन, क्योंकि उसने जो ट्रांजैक्शन पूछा है हमसे वो एबीसी लिमिटेड का एबीसी इनकॉर्पोरेशन के साथ पूछा है। यानी बाय डिफॉल्ट में एक चीज तो पता चल सकती है कि पीक्यूआर एक अनरिलेटेड पार्टी हुआ, सिर्फ ये देखना है कि क्या एबीसी इनकॉर्पोरेशन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस होता है क्या, सो दैट क्या कर सकते हैं हम ट्रांजैक्शन को आर्म्स लेंथ प्राइस के अंदर में लेके आ सकते हैं। ठीक है, एग्जिबिट ए दिया है, एग्जिबिट ए शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ एबीसी लिमिटेड। शेयर होल्डिंग पैटर्न से क्या होगा आपको मैं याद दिला दूं, सेक्शन 92A एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है जो कहता है अगर एक कंपनी का दूसरे कंपनी के अंदर में 26% से ज्यादा का शेयर होल्डिंग हुआ तो ये दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस मान सकते हैं। यहां पे सबसे पहली चीज उन्होंने दिया है एबीसी लिमिटेड का शेयर होल्डिंग पैटर्न, मतलब अगर एबीसी इनकॉर्पोरेशन का एबीसी लिमिटेड के अंदर में 26% से ज्यादा का शेयर होल्डिंग हुआ तो ये एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस कहलाएंगे। और अगर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस हो गए तो ट्रांजैक्शन देखा जाएगा क्या है। इस केस में ट्रांजैक्शन जो है ये स्टील का है, जहां पे इंडियन कंपनी स्टील बनाती है और फॉरेन कंपनी को देती है, मतलब एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पे आर्म्स लेंथ प्राइस लगता ही है। बस अब एक चीज प्रूव करने की देरी है कि क्या ये दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है। अगर ये दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस हो जाते हैं, ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, हम आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेट करने चले जाएंगे। कैलकुलेटर ले लेते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताया है, जरा देखिएगा क्या है शेयर होल्डिंग पैटर्न। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न इन लोगों ने क्लियर किया हुआ है। मैं अगर टोटल करूं, गंगा लिमिटेड 20,000, यमुना लिमिटेड 10,000, सरस्वती 10,000, थेम्स 30, एबीसी इनकॉर्पोरेशन 1,20,000, जनरल पब्लिक के पास 1,10,000 शेयर, टोटल मैं यही कर देता हूं 3 लाख शेयर्स है। ठीक है, एक्स वाई जेड लिमिटेड के 3 लाख शेयर्स है, इसमें से वो हमसे सिर्फ और सिर्फ एबीसी इनकॉर्पोरेशन का पूछ रहा है। यानी आप देख लीजिए इंस्टीट्यूट ने बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन फालतू है, सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी को लंबा करके और आपका पेशेंस तोड़ने की बात होती है। और याद रखना मेरे भाई, सबसे बड़ी बात सीए फाइनल में सिर्फ और सिर्फ पेशेंस होता है, राइट। अब जरा हम ध्यान से सुने, 1,20,000 एबीसी इनकॉर्पोरेशन का शेयर कैपिटल है आउट ऑफ द टोटल 3 लाख कैपिटल। चेक करते हैं, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख परसेंटेज
40% का शेयर होल्डिंग किसने रखा हुआ है? एक फॉरेन एंटरप्राइजेस ने रखा हुआ है। हम मान लेते हैं एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस किसको, अगर किसी भी कंपनी ने दूसरी कंपनी का 26% से ज्यादा का शेयर होल्डिंग रखा है तो वो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस हो जाता है। तो यहां एक बात प्रूफ हो गई दैट ए लिमिटेड एंड ए इनकॉर्पोरेशन इज एन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, और सिंस दे आर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन एप्लीकेबल होगी, क्योंकि ट्रांजैक्शन जो है ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है। ठीक है, अब निकालते हैं क्या आर्म्स लेंथ प्राइस अप्लाई करेगा क्या। मैं आपको याद दिलाता हूं, वापस से क्वेश्चन पे जाइए। अगर हम लोग फिर से क्वेश्चन पे जाते हैं तो हम लोगों को पता चलेगा, अगर हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं तो हम लोगों को पता चलेगा कि बॉस एबीसी तो रिलेटेड पार्टी हो गया, पी क्यू आर के बारे में कोई डिटेल दी हुई है क्या? चलो वो भी देख लेते हैं, और भी कुछ देखना होगा एग्जिबिट के अंदर में। शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ पी क्यू आर लिमिटेड दिख रहा है। जब आप पी क्यू आर लिमिटेड का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे, पी क्यू आर लिमिटेड का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे, ना ही इंडिया एबीसी लिमिटेड इंडिया ने, ना ही एबीसी लिमिटेड आईएनसी ने कोई होल्ड करके रखा है, तो पी क्यू आर अभी तक के तो अनरिलेटेड पार्टी है। आगे की डिटेल देखते हैं। लिस्ट ऑफ लेंडर्स बार्कले, ग्रिंसले, बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिकन एक्सप्रेस। ना ही पीक्यूआर ने कहीं से कोई बोरोइंग की है, और आपको याद होगा तो 92A में एक क्लॉज बोरोइंग का भी है, तो बोरोइंग वाले क्लॉज में भी एबीसी और एबीसी इनकॉर्पोरेशन नहीं आ रहा। तीसरी चीज उनने दी है लिस्ट ऑफ बोरोवर। लिस्ट ऑफ बोरोवर के अंदर भी एबीसी लिमिटेड या एबीसी इनकॉर्पोरेशन नहीं आ रहा, मतलब साफ है 92A में पीक्यूआर अब तक बोरोइंग के क्राइटेरिया में भी नहीं आया। PQR लिमिटेड हैज नॉट प्रोवाइडेड गारंटी। आपको याद होगा 92A के अंदर में अगर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस बनाना है तो 10% ऑफ द गारंटी भी देना होता है, वो भी क्राइटेरिया सेट नहीं हो रहा। PQR इनकॉर्पोरेशन आर गारंटीड बाय पेरू इनकॉर्पोरेशन एंड एंड्स इनकॉर्पोरेशन। एबीसी और एबीसी लिमिटेड तो है ही नहीं, एबीसी इनकॉर्पोरेशन और एबीसी लिमिटेड है ही नहीं, मतलब ये क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं। डायरेक्टर्स ऑफ PQR आर अपॉइंटेड बाय पेरू एंड एंड्स। एबीसी इनकॉर्पोरेशन और एबीसी कंपनी है नहीं, मतलब आप देख लो कि किस तरीके से उन्होंने 92A आपको पूरा रीराइट करके दे दिया, जबकि वो सिंपल एक शब्दों में आपको लिख के दे सकते थे पीक्यूआर इज एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, लेकिन नहीं, वो आपका पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं, वो आपका नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप इनमें से कोई क्राइटेरिया में फंसते हैं या नहीं। अगर ये केस स्टडी एग्जाम में आ गया तो बच्चा भयानक परेशान हो जाएगा, क्योंकि अगर उसे 92A ध्यान में नहीं है या 92A पे उसने सब्सटैंशियल टाइम इन्वेस्ट नहीं किया है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये सब क्या चल रहा है, एबीसी की डिटेल दी, पीक्यूआर की डिटेल दी, इसमें करना क्या है। और अगर वो क्वेश्चन मान लो सही भी सॉल्व कर देता है तो उसके मन में एक हमेशा डाउट रहेगा कि मैंने जो सॉल्व किया है वो सही सॉल्व किया है या नहीं। PQR incorporation purchase steel from different supplies in India. 10% of its requirement is met. मिनिमम 90% का क्राइटेरिया था, यानी यहां पे भी सेट नहीं हो रहा। PQR इनकॉर्पोरेशन मैन्युफैक्चर्स ऑटो पार्ट यूजिंग स्टील परचेज फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर्स, यानी सिर्फ एक सप्लायर नहीं है, मल्टीपल सप्लायर है, ऐसे केस में वो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस नहीं बनता। अपार्ट फ्रॉम XYZ मोटर्स लिमिटेड, इट इज अ डीलर ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर्ड बाय सेवरल अदर कंपनीज, नहीं। लिस्ट ऑफ डेटर्स के अंदर में भी हम कहीं पे भी सेट नहीं हो रहे, यानी ये बात क्लियर है कि PQR क्या नहीं है, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस नहीं है। मेरा हर बच्चा जिसने इंटरनेशनल टैक्स पढ़ा है, मैंने उसे आंसर लिखना सिखाया है। सबसे पहले जब भी आप ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन अप्लाई करते हैं, आंसर में सबसे पहली चीज लिखी जाती है क्या आप एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है या नहीं है। अगर आप हैं एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस तो दूसरी चीज मैंने आपको लिखनी सिखाई है कौन सी मेथड से आप ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन अप्लाई करेंगे। तीसरी इंफॉर्मेशन अगर कोई अनरिलेटेड पार्टी के बारे में लिखी है तो आप अनरिलेटेड पार्टी के बारे में भी लिखोगे, और चौथे पार्ट में टीपी कैलकुलेट करोगे। मैंने आपको ये स्टेप्स लिखवाया है किस तरीके से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के स्टेप्स लिखे जाते हैं। आइए सर, अब क्वेश्चन को देख करके ये बात तो क्लियर हो गई दैट एबीसी एंड एबीसी इनकॉर्पोरेशन कौन है, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है, वेराज PQR इज नॉट एन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। ठीक है, यानी PQR को जो ट्रांसफर किया गया है, इस डिटेल पे ध्यान दें, PQR को जो ट्रांसफर किया गया है ये 1200 CIF पे दिया गया है, और ABC को जो ट्रांसफर किया है वो 800 FOB पे दिया है। यानी हम जो सोच रहे थे वो बात बिल्कुल करेक्ट हो गई कि बॉस ABC इनकॉर्पोरेशन एंड ABC कंपनी आर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस व्हाइल PQR इज अनरिलेटेड एंटरप्राइजेस। अब ऐसे केस में कौन सी मेथड अप्लाई की जाए, क्योंकि पहला पैराग्राफ तो क्लियर हो गया दैट ABC एंड ABC
कंपनी एबीसी लिमिटेड एंड एबीसी इनकॉर्पोरेशन आर एसोसिएटेड। दूसरा पैराग्राफ भी हो गया, एबीसी एंड पीक्यूआर आर नॉट एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। तीसरा पैराग्राफ कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, याद होगा आपको तो 6 मेथड है ट्रांसफर प्राइसिंग कैलकुलेट करने की। कप मेथड, दैट इज कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, रीसेल प्राइस मेथड, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड, रीसेल कॉस्ट प्लस मेथड एंड एज पर द बोर्ड। अगर इस मेथड को हम लोग ध्यान से देखें तो एक अनरिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन बताया है, वेराज एक अनरिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन बताया है, रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन, अनरिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन। आपको नहीं लगता कप मेथड फॉलो करने बोल रहे हैं ये लोग? यस, कप मेथड कैसे कंप्यूट करते हैं हम लोग ट्रांसफर प्राइसिंग? बड़ा सिंपल है सर, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले अनरिलेटेड पार्टी का प्राइस लेते हैं, ऐड और लेस ऑन अकाउंट ऑफ फंक्शनल डिफरेंसेस करते हैं, और जो भी बचता है इसे हम कहते हैं आर्म्स लेंथ प्राइस। ठीक है, सो यहां पे मेरे हिसाब से आंसर बड़ा क्लियर है। 1200 is the price charged to an unrelated party, less on account of functional differences 400, क्या आना चाहिए, 800 आना चाहिए। अब देखेंगे ये जो आर्म्स लेंथ प्राइस निकली है 800 रुपीज की, इस आर्म लेंथ प्राइस को आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। किसके साथ कंपेयर करेंगे? रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन प्राइस के साथ आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। सिंस आप देख रहे हैं रिलेटेड पार्टी के साथ का ट्रांजैक्शन प्राइस और अनरिलेटेड पार्टी के साथ का आर्म्स लेंथ प्राइस सेम है, यहां कोई एडजस्टमेंट्स की जरूरत नहीं है, यहां कोई एडजस्टमेंट्स की जरूरत नहीं है। याद होगा तो हम लोग आर्म्स लेंथ प्राइस दैट इज ट्रांसफर प्राइस में कोई एडजस्टमेंट नहीं करते अगर प्राइस टू रिलेटेड पार्टी एंड अनरिलेटेड पार्टी इज सेम, पॉइंट 1। पॉइंट 2, और ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन अप्लाई करने के बाद अगर असेसी की इनकम कम हो रही होगी या लॉस बढ़ रहा होगा तो हम ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन अप्लाई नहीं करते। तो ठीक इसी केस में वो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है, ट्रांजैक्शन एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, पर कोई एडजस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। आइए आंसर देखते हैं। मैंने इसके साथ साथ सॉल्यूशन भी देके रखा है सो दैट बच्चा अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहा है तो उसको आराम से ये चीज हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 यहां दिया था, वुड द ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन बी अट्रैक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन? आंसर इज यस, ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन इज अट्रैक्टेड, बट नो एडजस्टमेंट विल बी रिक्वायर्ड एज पर माय आंसर। देख लेते हैं आगे। सबसे पहले इन लोगों ने भी वही आंसर दिया। देख लीजिए इंस्टीट्यूट हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। इंस्टीट्यूट हमसे एक्सपेक्ट कर रही है कि हम सबसे पहला पैराग्राफ लिखें, क्या वो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है या नहीं है। आंसर हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, 3 प्रकार के होते हैं आंसर, राइट, रॉन्ग और आईसीएआई। हमें लिखना क्या है, आईसीएआई। जब भी ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो सबसे पहली चीज क्या करें, सबसे पहली चीज आपने एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस लिखना है। दूसरी चीज अगर कोई अनरिलेटेड पार्टी की डिटेल दी है आपने वो लिखना है। तीसरी चीज आपने बताना है आप कौन सी मेथड यूज करेंगे। चौथी चीज आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। पांचवी चीज अगर आपने कोई अजम्पशन या नोट लिखना है तो आप वो लिखेंगे। लेट्स चेक। सिंस एबीसी इनकॉर्पोरेशन इज अ फॉरेन कंपनी होल्ड्स 40%, जैसा कि हमने कैलकुलेट किया था, of voting right of ABC Limited, an Indian company, ABC Limited and ABC Incorporation are deemed to be associated enterprises as per section 92A। मैंने आपको सेक्शन याद करने का बड़ा सिंपल तरीका बताया था। A means associated enterprises। In this case, ABC Limited, the Indian company, supplied steel manufactured by its to the associated enterprises incorporation। ABC Limited supplies similar product। ये आ गई दूसरी लाइन। आप चाहें तो इस आंसर को और थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं, सिर्फ उतना पार्ट जितना हम हाईलाइट कर रहे हैं उतना भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि उसमें मेन कंटेंट आ जा रहे हैं आपके। ठीक है, सो ABC Limited supplies similar product to PQR Incorporation, country A, from the information given in Exhibit A and B. ABC Limited does not have any shareholding of PQR. PQR also does not have any shareholding in ABC. PQR neither borrowed nor lent any money to ABC. It has not given guarantee on behalf of ABC. The supplies made by ABC constitute only 10% of the requirement. Therefore, from the given information of Exhibit A and B, it would be logical to infer that ABC and PQR are unrelated party। जैसा कि हम लोगों ने कहा था ये दोनों क्या हो गए, अनरिलेटेड पार्टी। तो बिल्कुल उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में मैं आपको बता रहा हूं, उसी सीक्वेंस में आपको क्या करने हैं, आंसर्स लिखने हैं, तब जाके आपका आंसर और आईसीआई मैच करेगा। याद रखिएगा।
नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग चलते हैं। देयर फॉर द ट्रांजैक्शन बिटवीन एबीसी एंड पीक्यूआर कैन बी कंसिडर्ड एज, ये आया सेकंड पार्ट जो आपको लिखना है इंस्टीट्यूट में। Therefore, the transaction between the ABC and PQR can be compared on cup method, that is uncontrollable transaction method, for the purpose of determining arm's length price, and accordingly cup method will be used for determination of arm's length price. तो सबसे पहले हमने बताया कि A लिमिटेड एंड ए इनकॉर्पोरेशन आर रिलेटेड पार्टी। दूसरे पार्ट पे हमने बताया पी क्यू आर क्यों रिलेटेड नहीं है। तीसरे पार्ट में हम लोगों ने बताया हम कप मेथड क्यों फॉलो कर रहे हैं। चौथे पार्ट में अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन। जस्ट चेक, राइट, जस्ट चेक। ट्रांजैक्शन कितने पे हुआ था, ये सबसे पहले प्राइस विद एन अनरिलेटेड पार्टी 1200 लिया हम लोगों ने। मैं आपके सामने स्क्रीन ला देता हूं। सबसे पहले अनरिलेटेड पार्टी का प्राइस लिया, यहां हम लिख दे रहे हैं अनरिलेटेड पार्टी का प्राइस लिया। इसमें से ऐड और लेस किया ऑन अकाउंट ऑफ फंक्शनल डिफरेंसेस। फंक्शनल डिफरेंसेस 400 रुपए था, ये माइनस किया। एडजस्टेड आर्म्स लेंथ प्राइस बन गया आपका 800 रुपीज। एडजस्टेड आर्म्स लेंथ प्राइस बन गया आपका 800 रुपीज। सिंस एडजस्टेड प्राइस ऑफ पी क्यू आर, देखिए ये वो कंक्लूजन है जो हमने ड्रॉ किया था। सिंस द एडजस्टेड प्राइस ऑफ पी क्यू आर सेम आर्म्स लेंथ प्राइस 800 metric tons, the transaction with associated enterprises has also been carried out at arm's length price। तो यहां पे वही कंक्लूजन आ गया कि जो रिलेटेड पार्टी और अनरिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन किए हैं ये आर्म्स लेंथ प्राइस पे ही किए गए ट्रांजैक्शन है, और अब इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सवाल, क्या ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन एप्लीकेबल है? आंसर इज यस। क्या किसी एडजस्टमेंट्स की जरूरत है? आंसर इज नो। सो इस तरीके से जब आप इतने डिटेल में जाएंगे और एक एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तब जाके आपकी कोई ना कोई क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। सिंस मुझे लगता है कि पहले 50 के 2 केस स्टडीज आते थे, अब 25 मार्क्स के 5 केस स्टडीज आते हैं विद ऑप्शन। आपको बहुत ध्यान रखना होगा क्योंकि इंस्टीट्यूट आपकी मल्टीपल चीजें चेक कर रहा है। अगर आप करंट सिचुएशन ही देखें, उसने आपका पूरा 92A चेक कर लिया, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस वाला पार्ट पूरा का पूरा चेक कर लिया। साथ ही साथ में उसने आपका कप मेथड भी चेक कर लिया। साथ ही साथ में उसने ये भी पूछ लिया कि बताओ कि कोई एडजस्टमेंट की जरूरत है या नहीं है। मतलब एक क्वेश्चन के अंदर में 3 कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट ने आपके चेक कर लिए। चलिए केस स्टडी में वापस चलते हैं। वैश एंड कंपनी के कई सारे फॉरेन असाइनमेंट्स थे जिसमें से अब तक हमने एक असाइनमेंट का जवाब दिया है। सेकंड असाइनमेंट्स पे हम लोग चल लेते हैं। सेकंड असाइनमेंट्स टॉक अबाउट सिग्मा लिमिटेड। चेक। अगेन आपको किस चीज की जरूरत होगी? पेशेंस की जरूरत होगी। मैं आपके सामने क्वेश्चन रख देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। Sigma Limited operating in India is one of the dealer of the goods manufactured by Epsilon Limited, country B। एक मिनट, इंडियन कंपनी कौन है? सिग्मा लिमिटेड। फॉरेन कंपनी कौन है? एप्सिलॉन। सो मैं यहां लिख देता हूं सिग्मा एप्सिलॉन, ठीक है। During the course of assignment, the assessing officer, after verification of transaction between Sigma and Epsilon, opinioned that transfer pricing provision would become applicable in this case। So AO है, AO इन दोनों के बीच के ट्रांजैक्शंस देखता है और कहता है कि ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस क्या है? एप्लीकेबल है, ठीक है। The assessing officer adjusted the total income of Sigma by making an addition of 2 crore to declared income of 6 crore। एक मिनट, किसकी इनकम में एडिशन हुआ? सिग्मा की। सिग्मा की डिक्लेयर्ड इनकम थी 6, इसमें क्या ऐड कर दिया? 2 करोड़ उसने और ऐड कर दिया, एंड देयर बाय सिग्मा की टोटल इनकम कितनी बना दी? 8 करोड़ रुपीस बना दी। आगे बढ़ते हैं। It is also issued the show cause notice asking the company to explain why penalty should not be levied for failure to report such transaction and maintain the requisite record। एक मिनट, यहां पे एक पेनल्टी है या दो? आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि यहां पे 2 पेनल्टी है। पहला, रिकॉर्ड ना मेंटेन करने की पेनल्टी, और दूसरा फेलियर टू रिपोर्ट द ट्रांजैक्शन। और इन दोनों के लिए पेनल्टी अलग है, क्योंकि एक में यहां पे अगर आपने ट्रांजैक्शन रिपोर्ट नहीं किया है तो आपको एक बहुत फेमस पेनल्टी लगेगी डीटी में, जो आपको पढ़ाई जाती है सेक्शन 270A। जी हां, सेक्शन 270A अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम के लिए पेनल्टी होती है। 200% की पेनल्टी लगाई जाती है ऑफ द डिफरेंशियल टैक्स। ठीक उसी तरीके से
फेलियर टू कीप द रिकॉर्ड्स के लिए जो पेनल्टी लगाई जाती है, ये पेनल्टी होती है 271 के अंदर में, जो होती है 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन। सो यहाँ पे पेनल्टी पूछा है, यानी मैं एकदम श्योर हो चुका हूं कि ये क्वेश्चन में वो आपको क्या पूछना चाह रहा है, ये क्वेश्चन में वो आपको पेनल्टी रिलेटेड पार्ट पूछना चाह रहा है। यानी देख लो, इंस्टीट्यूट आपको काय पे टेस्ट कर लिया, पहले वाले क्वेश्चन में आपको एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस पे टेस्ट किया, प्लस मेथड पे टेस्ट किया, दूसरे वाले क्वेश्चन में वो आपको टेस्ट कर रहा है पेनल्टी पे। अब तक इतना दिखता है। लेट्स स्टार्ट। सिग्मा लिमिटेड इज ऑफ द ओपिनियन दैट, एक मिनट, किसके ओपिनियन है? सिग्मा की। सिग्मा लिमिटेड इज ऑफ द ओपिनियन दैट ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन वुड नॉट बी एप्लीकेबल इन दिस केस एंड हेंस देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लेवी ऑफ सच पेनल्टी। सिग्मा लिमिटेड, जिसकी इनकम 8 करोड़ कर दी गई है, उसको ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक है। सिग्मा लिमिटेड वांट टू नो द लाइंस इन विच रिप्लाई नीड्स टू बी गिवन टू द शो कॉज नोटिस। अब सिग्मा लिमिटेड आपसे पूछना चाहता है कि बताइए हम कैसे एओ को बताएं कि हम पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है सर, दिस वाज 2। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है क्या, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 में आते हैं। Examine whether the transfer pricing provision would be made applicable in respect of transaction between sigma and epsilon. If so, what is the penalty leviable for default? जैसा कि मैंने कहा था, क्वेश्चन देख के ही हमें स्ट्राइक हो जाना चाहिए। क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन ने हमसे सीधा सीधा पूछ लिया, व्हाट इज द पेनल्टी लेविएबल फॉर डिफॉल्ट। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आपको ये केस स्टडी टू पढ़ने की ही जरूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन देख लें और क्वेश्चन देख करके अगर आपको पेनल्टी याद आ जाती है, तो आपको इतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। उनने जितना आपको आधा या एक पेज, जो भी क्वेश्चन पेपर होगा उसका जितना भी पेज दिया होगा, आपको इतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ही नहीं है। उसने आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा है कि भैया देखो, उसकी 2 गलती हुई है। एक, उसने ट्रांजैक्शन दिखाया नहीं है, दूसरा उसने क्या किया है, रिकॉर्ड्स नहीं रखे, और इनकी दोनों की पेनल्टी अलग है। मान लो आप कोई भी एक ही पेनल्टी लिखते हो एग्जामिनेशन में, यहां आपके मार्क्स कटेंगे। आप दोनों लिखते हो, दोनों गलत हो जाती, कंफर्म गलत। दोनों लिखते हो, एक गलत हो जाती है, एक के मार्क कटेंगे, एक के मार्क मिलेंगे। अच्छा जी सर, तो आपसे पेनल्टी के ऊपर क्वेश्चन है, लेकिन आप यही मत रुक जाइए। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जाइए एग्जिबिट भी पढ़िए, क्योंकि एग्जिबिट में हो सकता है कोई अदर इंफॉर्मेशन दियो, जिसे हम कहते हैं एनेक्चर। आपको याद होगा हमने एग्जिबिट ए पढ़ लिया था क्वेश्चन नंबर 1 में ही, हमने एग्जिबिट बी पढ़ लिया था। अब हम चलते हैं, देखते हैं एग्जिबिट सी में कुछ लिखा है क्या। हो सकता है कुछ लिखा हो। यस, एग्जिबिट सी में सिग्मा लिमिटेड के बारे में ही लिखा है, चेक कर देते हैं। ये हमें पढ़ना क्यों जरूरी है? ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि पहला क्वेश्चन था एग्जामिनर का कि क्या ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन एप्लीकेबल है क्या, और ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, और दूसरा चाहिए हम लोगों को उन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न दिया है सिग्मा लिमिटेड का, और टर्नओवर डिटेल दी है। आपका माइंड स्ट्राइक करना चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न दिया है तब तो एकदम लॉजिकल है कि हाँ चलो ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न दिया है तो बहुत अच्छी बात है, हमें यह पता चल जाएगा कि 92A एप्लीकेबल है या नहीं, क्योंकि 26% से ज्यादा का अगर वोटिंग पावर हुआ तो वो दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस कहलाएंगे। ठीक है, दूसरा सवाल उठता है ये टर्नओवर क्यों दिया होगा। आपका माइंड स्ट्राइक करना चाहिए तुरंत। ये देखिए, जब आप एग्जिबिट 2 पढ़ते हैं तो आपको क्या क्या दिया हुआ है। एग्जिबिट 2 में आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिया हुआ है, प्लस दूसरी चीज आपको पर्टिकुलर्स भी दिए हैं टर्नओवर के। ठीक है, टर्नओवर के पर्टिकुलर्स भी आपको दिए हुए हैं। टर्नओवर से क्या क्या मिलेगा आपको? आपका अगर माइंड नहीं चल रहा तो मैं आपको तुरंत बता दूं कि आपने पढ़ने बैठ जाना चाहिए। और पेपर 6C इंटरनेशनल टैक्स बहुत ज्यादा इजी है, पर आपको जबरदस्ती ये इतने ह्यूज प्रॉब्लम्स देकर के सिर्फ और सिर्फ घुमाने की कोशिश की जा रही है। आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पेपर 6C बहुत ज्यादा इजी है। इंटरनेशनल टैक्स में ज्यादा टाइम नहीं लगता, पर आपको स्टोरीज बहुत सुननी होती है इंटरनेशनल टैक्स में, ये बात आपको क्लियर रखनी होती है। आपको ये दिया क्यों होगा टर्नओवर? मैं बताता हूं सर, आपको टर्नओवर क्यों दिया होगा। टर्नओवर दिया होगा शायद फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स रेट। अब आप पूछे मैं टैक्स रेट क्यों मांग रहा हूं जबकि क्वेश्चन ही पेनल्टी पे है। सर अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया कि पेनल्टी कितनी लगनी है, 2% ऑफ द डिफरेंशियल टैक्स। तो आपको जो डिफरेंस ऐड किया गया है, आपकी डिक्लेयर्ड इनकम थी 6, इनकम कर दी 8, अनडिस्क्लोज्ड इनकम है 2, इसके ऊपर टैक्स निकाला जाएगा, और टैक्स का 200% पेनल्टी है। टैक्स निकालने के लिए पहले ये तो पता होना चाहिए ना टर्नओवर क्या है। सर टैक्स का टर्नओवर से क्या लेन देन है? क्योंकि सिग्मा लिमिटेड वहां पे क्या दिखाई जा रही है, कंपनी बताई जा रही है, और कंपनी
का जो टैक्स रेट है ये टर्नओवर बेस्ड टैक्स रेट है। कौन सा बेस्ड टैक्स रेट है? टर्नओवर बेस्ड टैक्स रेट है। हाँ, अगर कंपनी का टर्नओवर इन द प्रीवियस ईयर 1920 कितने से कम हो, 400 करोड़ से कम होगा, तो उस केस में कंपनी का टैक्स रेट होगा 25%, अदरवाइज कंपनी का टैक्स रेट होगा 30%। तो हमें टैक्स निकालना होगा क्योंकि पेनल्टी का कंप्यूटेशन दे पूछ रहे हैं वो। देखिए, कई बच्चे हमसे पूछते हैं कि क्या हम सबसे पहले इंटरनेशनल टैक्स पढ़ लें और बाद में डीटी पढ़ें। मेरा हमेशा जवाब आता है नो, क्योंकि डीटी का बहुत सारा पार्ट आपको इंटरनेशनल टैक्स में कैरी करना होता है, और जब आप इंटरनेशनल टैक्स देखने जाते हैं तो आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है डायरेक्ट एक्सेस की पेनल्टी टॉपिक्स का भी। यहां काम आ गया टर्नओवर के बेसिस पे। वापस से चलते हैं, एग्जिबिट में लिखा था सिग्मा और एप्सिलॉन पे क्या ये पेनल्टी प्रोविजन एप्लीकेबल है क्या, और हमारा क्लाइंट सिग्मा हमसे पूछ रहा है कि क्या ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन एप्लीकेबल है क्या। उसके एओ को शक है ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन एप्लीकेबल है, पर क्या ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन एप्लीकेबल है, वो तभी हो सकती थी जब एप्सिलॉन और सिग्मा कौन हो, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस हो। तो चलो हम चल के देखते हैं है क्या। शेयर होल्डिंग दी है, काउंट करें शेयर होल्डिंग क्या होगी, राइट, काउंट करें शेयर होल्डिंग क्या होगी। टोटल शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें 75,000 प्लस 90,000 प्लस 45,000 प्लस 1,40,000 प्लस 25,000 प्लस 1,50,000, टोटल हुई 5.25 लाख इक्विटी शेयर। इसमें से ये होल्ड कर रहे हैं 1.40 लाख डिवाइडेड बाय 5.25 लाख इनटू 100, यानी 26.67% की होल्डिंग है। और जैसा कि मैंने आपको बताया ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन अप्लाई कर जाती है अगर होल्डिंग 26% से ज्यादा हो। यहां पे होल्डिंग 26% से ज्यादा है, हेंस एप्सिलॉन एंड सिग्मा लिमिटेड आर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। पहली चीज हो गई ये। दूसरी चीज, सिंस एप्सिलॉन इज इन कंट्री बी, इसका मतलब है वो नॉन रेसिडेंट है। ट्रांजैक्शन हो गया इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होने के कारण ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन क्या हो गई, एप्लीकेबल हो गई। सो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस हो गया। दूसरी चीज क्या हो गई, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के कारण ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल हो गई। अब उसने क्या नहीं किया है, एओ ने असेसमेंट करी और उसको पता चल गया कि उसका अंडर रिपोर्टिंग भी है और रिकॉर्ड्स भी मेंटेन नहीं है, तो उसने हमसे क्या डिमांड की है, देखते हैं आगे। टर्नओवर बताया हुआ है 117 करोड़। सिंस टर्नओवर इज लेस देन 400 करोड़ विद द अमेंडमेंट एज पर फाइनेंस एक्ट 2019, अदरवाइज 250 करोड़ भी होता तो ये उससे नीचे है। टैक्स रेट वुड बी 25% इंस्टेड ऑफ 30%। टैक्स रेट क्या माना जाएगा, 25% पकड़ना होगा इंस्टेड ऑफ 30%, और ये है हिडन एडजस्टमेंट जो इंस्टीट्यूट आपसे क्या कर रहा है, डिमांड। एग्जिबिट डी किसी और से रिलेटेड है। तो अब तक हमें यह पता चल गया कि ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन एप्लीकेबल है, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज है, टैक्स रेट जो होगा वो 25% होगा। वापस आते हैं, इंस्टीट्यूट को क्या चाहिए हमसे, हम वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 फोकस करते हैं। Question number 1 part 2, examine whether the transfer pricing provision would be attracted. Answer is yes, transfer pricing provision would be attracted. Why? आंसर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले बताएंगे दोनों कौन है, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है क्योंकि 26% से ज्यादा की होल्डिंग है। दूसरा बताएंगे हम किस तरीके से यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पे सिंस हमें ट्रांसफर प्राइसिंग निकालना नहीं है तो हमें कौन सी मेथड टिपिकली यूज हो रही है ये निकालने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना बता देना है कि ये एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है, ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, यानी ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन अप्लाई करेगी। दूसरी बात, एओ ने उसको पकड़ लिया है और उससे अब पेनल्टी पूछ रहा है। एक मिनट, पेनल्टी निकालने के लिए आपको फिर से क्वेश्चन में जाना पड़ेगा और वहां पे दो डिफॉल्ट दिख रहे हैं आपको। एक अंडर रिपोर्टिंग, मिस रिपोर्टिंग, जिसके लिए आपको सेक्शन 270A का सहारा लेना होगा। अंडर रिपोर्टिंग एंड मिस रिपोर्टिंग, मिनिमम पेनल्टी 50%, मैक्सिमम पेनल्टी 200 रखा गई है। और दूसरा 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन अगर रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं हुए हैं। चेक करते हैं आंसर क्या दिया है। यहां आपका आंसर शुरू हो रहा है, लेट अस स्टार्ट। Sigma Limited and Epsilon Limited country B are deemed to be associated enterprises because they hold 26.66% voting shares as given in Exhibit C. So, जैसा कि मैंने आपको बोला था, सबसे पहले चीज क्या करेंगे आप, सबसे पहली चीज ये ढूंढेंगे क्या वो associated enterprises है या नहीं है। Since Epsilon is a non-resident, the transaction
of purchase of goods would fall within the meaning of international transaction and therefore transfer pricing provision would be attracted. जैसे कि मैंने कहा था, यहाँ पे आपको मेथड बताने की जरूरत नहीं है, ये बता दो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है, ये बता दो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, गेम ओवर. आइए तीसरे पार्ट पे चलते हैं. अकॉर्डिंगली द पेनल्टी वुड बी लेविएबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट फॉर फेलियर टू रिपोर्ट सच ट्रांजैक्शन एंड मेंटेन द रिकॉर्ड्स. तो हम सही थे, दो पेनल्टी हमें ढूंढनी है, रिकॉर्ड्स प्रॉपर ना मेंटेन करने की पेनल्टी क्योंकि ये मिस रिपोर्टिंग अंडर रिपोर्टिंग होगा, और दूसरा रिक्विजिट रिकॉर्ड्स ना मेंटेन करने की पेनल्टी जो मैं आपको बता चुका हूं. आइए वापस आगे बढ़ते हैं. Failure to report the transaction with Epsilon Limited would attract a penalty. मैं अमाउंट बाजू रख रहा हूं क्योंकि हम कैलकुलेट करेंगे. On the underreported income of 2 lakhs, since it is a case of misreporting of income as per section 270A. तो जैसे कि मैंने कहा था 270A के अंदर में मिस रिपोर्टिंग और अंडर रिपोर्टिंग की क्या की जाती है, पेनल्टी. अब मैं आपको बताता हूं पेनल्टी कैसे कंप्यूट करते हैं. पेनल्टी बहुत सिंपल है, आपकी रिपोर्टेड इनकम कितनी थी और अनरिपोर्टेड इनकम कितनी थी, राइट. इसके ऊपर टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस सेस कंप्यूट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा. अगर आप देखेंगे यहां पे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन दिया है, पर मैं आपको बहुत सिंपल कैलकुलेशन देता हूं. 8 करोड़ ये एओ का निकाला हुआ, 6 करोड़ आपका निकला हुआ, डिफरेंशियल कितना आ गया 2 करोड़. 2 करोड़ पे टैक्स रेट क्या होगा 25%. क्यों? क्योंकि टर्नओवर इन द प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड 400 करोड़ एज पर द अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट 2019 प्लस सरचार्ज एट द रेट ऑफ 7% प्लस सेस एट द रेट ऑफ 4%. अब हो सकता है कि आपको टैक्सेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के बाद क्या किया जाए, एक लाइन बस उनको लिखनी है, द कंपनी हैव ऑप्टेड फॉर 115 BAA और 115 BAB. उस केस में आपका टैक्स रेट चेंज हो जाएगा और या तो 22% का टैक्स रेट प्लस 10% का सरचार्ज प्लस 4% सेस लेंगे आप, या फिर आप 15% प्लस 10% प्लस 4% लेंगे. बस इतना चेंज होगा, बाकी पूरा प्रोविजन सेम रहेगा अगर अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन इस पे आ भी जाता है तो. ठीक है. सो 25% प्लस 7% प्लस 4%, अज्यूमिंग कि उसने नए सेक्शन को ऑप्ट नहीं किया है. तो चेक करते हैं, 2 करोड़ इंटू 25% प्लस 7% प्लस 4%, 55,64,000. So this comes to 55,64,000 rupees. ये निकला आपका डिफरेंशियल टैक्स. इस टैक्स का 200% इस पेनल्टी. So 55,64,000 into 200%. That comes to 1,11,28,000 seems to be a perfect answer. This would be the penalty. और वही लिखी हुई है यहाँ पे. The penalty is 111.28 lakh being 200% of the amount of tax under reported. So 200% की अंडर रिपोर्टिंग तो देख ली. अब हम देखते हैं रिकॉर्ड्स ना मेंटेन करने के लिए पेनल्टी कितनी है, 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, राइट. सो सिंस फेलियर टू रिपोर्ट द ट्रांजैक्शन इज इन 92D, सो सेक्शन 271, मैंने सिर्फ 271 बोला था, AA, विच वुड बी 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन विथ एप्सिलॉन लिमिटेड. तो जितना एप्सिलॉन लिमिटेड के साथ ट्रांजैक्शन का वैल्यू था उसका 2% क्या होगा आपको रखा जाएगा. हाउएवर इफ रीजनेबल कॉज इज शोन बाय सिग्मा लिमिटेड फॉर फेलियर टू मेंटेन रिक्विजिट रिकॉर्ड, पेनल्टी कैन बी अवॉइडेड. तो अगर ये रीजनेबल कॉज देते हैं कि मैं इस वजह से नहीं कर पाया था, तो हो सकता है आपकी पेनल्टी अवॉइड कर दी जा सके. सो इस तरह से वैश एंड कंपनी के 5 क्लाइंट्स का हमें निकालने बोला था. एंड बिलीव मी, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉब्लम इन ऑल केस स्टडीज. जितनी केस स्टडीज आई है ना, उनमें ये केस स्टडी सबसे फाइनेस्ट है, क्योंकि अब तक 2 केस स्टडी में आपसे देखिए क्या क्या पूछ लिया. 2 अलग पेनल्टी पूछ ली, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के 2 अलग क्राइटेरियाज पूछ लिए, और घुमा के पूछे, डायरेक्ट नहीं. चाहते तो वो एक लाइन में लिख देते ये दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है, लेकिन नहीं, उन्होंने आपको क्या दिया, शेयर होल्डिंग पैटर्न दे दिया और बोला कि चल बेटा कंप्यूट कर. क्या है ये? यही तो है इंस्टीट्यूट की ब्यूटी की. वो आपको क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछना चाहता है, और इंस्टीट्यूट ने यही चीज मई 19 और नवंबर 19 में भी देखी कि आपकी ओपन बुक है, आपके अंदर जितना दम है लगा लो, कंप्यूट करो, जितना दम है लगा कंप्यूट कर. ओपन बुक है, कंप्लीट करके दिखा. जिस बच्चे ने डिटेलिंग में नहीं पढ़ा होगा या जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे इंटरनेशनल टैक्स के, बिलीव मी बहुत तकलीफ जाने वाली है उसको, क्योंकि ये चीजें उसको स्ट्राइक करनी चाहिए. आधे बार तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा ये देख के कि टर्नओवर क्यों दिया है, और अगर उसे टर्नओवर तुरंत क्लिक नहीं हुआ
तो ये पेपर उसको हार्ड लगना ही लगना है। बट बिलीव मी, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरनेशनल टैक्स जितना इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं, स्पेसिफिकली ट्रांसफर प्राइसिंग वगैरह बहुत इंटरेस्टिंग बनता है। आइए सर ध्यान देते हैं थर्ड सिचुएशन पे। हमने इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कर लिया। 1 डन, 2 डन। अब चल रहा है तीसरे पे। XYZ Motors Limited, an Indian company, declared a business income of 585 crore computed in accordance with Chapter 4D of the Income Tax Business Income PGBP computation. But before making the transfer pricing adjustment in respect of following, तो XYZ Motors ने क्या किए, कुछ प्रॉफिट डिक्लेयर किए हैं। जो उन्होंने बिजनेस प्रॉफिट डिक्लेयर किया है वो है 585 करोड़ बिफोर मेकिंग द फॉलोइंग ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट एज ऑन 31 मार्च। ठीक है, क्वेश्चन और बड़ा होने वाला है, पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि थर्ड के अंदर में ए बी सी डी उनने दे दिया और आगे की बात करेंगे। ठीक है, थर्ड का ए, 8,500 वैन सोल्ड टू LMN इनकॉर्पोरेशन, यानी XYZ मोटर्स ने LMN को 8,500 वैन दी कंट्री ए में, द प्राइस विच इज लेस देन बाय €280। तुरंत माइंड ने स्ट्राइक करना चाहिए। पॉइंट 1, ये ट्रांजैक्शन हम तभी इनकम में ऐड करेंगे व्हेन XYZ लिमिटेड और LMN लिमिटेड क्या होंगे, परफेक्ट एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। पहला सवाल ये क्लियर करना पड़ेगा, आर दे एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस और नॉट। पॉइंट 1। पॉइंट 2, वैल्यू क्या है फॉरेन करेंसी की, एक यूरो की वैल्यू कितनी है, क्यों, क्योंकि 8,500 इंटू 280 यूरोस और एक यूरो की वैल्यू कितनी है ये देखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन हमें इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना होगा। तो एक यूरो की वैल्यू भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में ढूंढनी होगी। So XYZ Motors Limited, an Indian company, declared a business income of 585 crore computed in accordance with chapter so and so. 8,500 vans sold to LMN Incorporation at a price less, हमने कम में दिया है कितने, 280 यूरोस, जो हमने PQR से चार्ज किए हैं। तो एक बात तो सीधी सीधी दिखती है कि कप मेथड का यूज हो सकता है। दूसरा, 4,500 वैन सोल्ड टू GHI इनकॉर्पोरेशन। पहला सवाल, क्या ये दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है? देखिए, ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन तभी अप्लाई करता है जब ट्रांजैक्शन कौन से होंगे, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस वाले ट्रांजैक्शन होंगे, नहीं तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, सो 4,500 वैन सोल्ड टू GHI कंट्री D एट अ प्राइस विच इज लेस बाय 100 यूरो। सवाल क्लियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 यूरो? Then price charged to PQR. Royalty of $80 lakhs was paid to RST Limited. Again सवाल, क्या RST and XYZ are associated enterprises? Country C, for use of technical know-how in the manufacturing of van. यहाँ कंफर्म अप्लाई कर देगा, क्योंकि टेक्निकल नोहाउ अगर आप किसी के साथ शेयर कर रहे हैं और दूसरा इस नोहाउ को यूज करके क्या कर रहा है, कोई प्रोडक्ट बना रहा है, तो ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस आर एप्लीकेबल। कितने में दिया है, $60 लाख, यानी डिफरेंस आ रहा है $20 लाख का। यहाँ एक सवाल, $1 की वैल्यू कितनी होगी ये ढूंढना होगा प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं। लोन ऑफ €74 करोड़ कैरिंग इंटरेस्ट 8% per annum, advance by HIT Limited, a country D, was outstanding on 31st March. The said country D company has advanced the loan of similar amount to Aravali Limited at 7%. Total interest paid for the year was €5.92 crore. ठीक है, XYZ Motor Limited want to know the provisions of Income Tax Act affecting all these transactions. It also want to know its business income chargeable to tax. दो चीजें पूछी है उन्होंने, अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान दें। पहला, इन सारे ट्रांजैक्शंस का हमारी इनकम पे क्या असर पड़ेगा, और अगर असर पड़ेगा तो हमारी टोटल बिजनेस इनकम निकालिए। दो क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन इतना जबरदस्त घुमा के पूछा है। पहली चीज, एक क्वेश्चन में इनने 4 क्वेश्चन पूछ लिए, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि XYZ के साथ चारों के रिलेशन पहले सेट करने पड़ेंगे, कौन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस में आ रहा होगा। क्योंकि अगर इन चारों में से मान लो 2 आ रहे होंगे, 2 नहीं आ रहे होंगे, 3 आ रहे होंगे, 1 नहीं आ रहे होंगे, तो जो नहीं आ रहा होगा उसकी इनकम को एडजस्टमेंट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, हमें ढूंढना होगा कि इनके रिलेशन के लिए कहीं कुछ लिखा होना चाहिए। अब इसकी डिटेल्स कहां मिलेगी हमें, आप बिल्कुल करेक्ट है, एग्जिबिट्स में जाके ढूंढना पड़ेगा कि क्या इनसे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हमें दी है क्या, और अगर दी है तो उस बेसिस पे हमें क्या करना होगा, कैलकुलेशन चेक करने होंगे।
सो आ जाओ मेरे साथ, हम लोग चलते हैं। आई नो ये थोड़ा सा टेडियस टास्क होता है, बहुत लंबा टास्क होता है, और इंटरनेशनल टैक्स के अंदर में जानबूझ करके आपको क्या किया गया है, घुमाया गया है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट पे आ जाता हूं, देखता है ये क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाहता है। एग्जामिन वेदर द ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस आर अट्रैक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय XYZ मोटर्स लिमिटेड एंड आल्सो कंप्यूट द टोटल इनकम। यानी आपसे पूछ रहा है कि ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन बताओो, प्लस आप अपनी टोटल इनकम को भी कंप्यूट करो, ये दोनों चीजें हमसे पूछ रहा है। ठीक है सर, हम चलते हैं XYZ एग्जिबिट करने के लिए। एग्जिबिट सी तक हमने कर लिया था, डी के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। XYZ मोटर्स के बारे में लिखा है एग्जिबिट डी, सो ये काम की चीज। शेयर होल्डिंग पैटर्न दिया है अगेन, ओ हो शेयर होल्डिंग पैटर्न दिया है। चलो कंप्यूट करते हैं। सबसे पहले कौन कौन लोग थे, आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। मैं दूसरी बुक से यहाँ पे नाम देख लेता हूं, आपको पेज पलटना होगा ऑफ कोर्स। ला 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 ला। पहला कवर कर रहे हैं वो LMN इनकॉर्पोरेशन के बारे में पूछना है, दूसरा GHI के बारे में पूछ रहे हैं वो, तीसरा RST के बारे में पूछ रहे हैं, चौथा वो पूछ रहे हैं HIT के बारे में। ठीक है, तो ABCD ऐसा कुछ करा है उनने। ओके, सो टोटल नंबर चेक करते हैं हम लोग। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे 6000 प्लस 3000 प्लस 50,000 प्लस 10,000 प्लस 1000 प्लस 60,000, टोटल कम्स टू 1,30,000। सबसे पहले बात करते हैं ए पे। 10,000 डिवाइडेड बाय 1,30,000, ये आ रहा है 7.69% की होल्डिंग। बी की देखते हैं। ये आ रही है 2.30% की होल्डिंग। RST की देख लेते हैं। सॉरी, पहला LMN था ना, मैंने गलत किया, वेट, पहला LMN था, ये आ रहा है 38.46%, तो ये बन गया एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। GHI ये आया 2.30, यहाँ कोई एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस वाला रिलेशन नहीं है। ये आया 7.69%, यहाँ पे भी नहीं है। 1000 का तो सवाल ही नहीं उठता जब इतने बड़े फिगर नहीं हो रहे हैं, पर परसेंटेज तो लिखना पड़ेगा 0.76%। यानी इन चारों में अगर पहला ट्रांजैक्शन देखें तो हम LMN एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस बन रहा है, लेकिन नीचे और भी डिटेल दी है जिसको हम हटा नहीं सकते। टोटल बुक वैल्यू ऑफ द असेट एज ऑन 31st March इट शुड बी 20। टोटल बुक वैल्यू ऑफ द असेट एज ऑन 31st March 20 इज 12,000 करोड़। क्यों दिया होगा बुक वैल्यू ऑफ असेट? लोन के लिए। मैं आपको बताता हूं ट्रांजैक्शन क्या होगा। ए तो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस बन गया, बी के बारे में आप देखिए, शायद बी ने लोन दिया था क्या? नहीं। LMN एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस बन गया। GHI कोई भी डिटेल में GHI के बारे में कुछ नहीं लिखा है, मतलब LMN एसोसिएटेड है, GHI एसोसिएटेड नहीं है। RST देखते हैं। RST का शेयर होल्डिंग पैटर्न से तो वो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस नहीं बनता। नीचे चल के देखते हैं क्या लिखा है। XYZ मोटर हैज नीदर एंटर्ड इनटू एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट नॉट इट हैज सेफ हार्बर रूल्स। ठीक है सर। The manufacture of vans by XYZ is wholly dependent on know-how by RST.
मतलब तीसरा केस आरएसटी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस बन गया। मतलब अगर मैं करंटली बात करूं कि कौन कौन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है, तो इसके अंदर में एलएमएन एसोसिएटेड एंटरप्राइज बन गया, आरएसटी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस बन गया। ये कैसे पता चला हमें? सेक्शन 92 ए जाकर के देखिए, शेयर होल्डिंग के बेसिस पे भी आप एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस बन सकते हैं, साथ साथ में नो हाउ के बेसिस पे अगर सामने वाला मैन्युफैक्चर कर रहा है तो आप क्या बन सकते हैं? एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस बन सकते हैं। ठीक है, और भी देख लेते हैं हम, और भी कुछ है क्या? तीन में से तो हमको पहला एसोसिएट मिल गया, दूसरा नॉन एसोसिएट्स, तीसरा एसोसिएट मिल गया, चौथा एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है या नहीं है, हमें इस बारे में पता करना होगा। तीसरा एसोसिएटेड एंटरप्राइज, चौथा एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है या नहीं है। अगर आप देखेंगे द वैल्यू ऑफ €1 एंड $1 इज गिवन। $1 की कीमत 60 रुपए और €1 की कीमत उनने दी है 81। मतलब ये बहुत अच्छा साइन है। हमें एक और डिटेल मिल गई है, यूरो एज वेल एज किसके वैल्यू मिल गई है? डॉलर की वैल्यू मिल गई है। चौथा अगर हम बात करें तो लोन जो दिया है वो 8% पे दिया है आपको, जबकि दूसरे एसएससी को दिया है 7% पे। अब मैं आपको ऐसी डिटेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। सबसे पहली बात, अगर आपने हमको लोन भी दिया है, दिस लोन इज नॉट एक्सीडिंग 51% ऑफ द टोटल बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी। जितनी डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है, तो उस बेसिस पे ये एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के कैटेगरी से तो बाहर चलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दूसरे एसोसिएट को 7% पे दिया है, जबकि आपको 8% पे दिया है। चलो मान लो ये आर्म्स लेंथ प्राइस नहीं भी है, पर अगर हम 7% पे कैलकुलेट करेंगे तो इससे हमारी ओवरऑल इनकम कम हो जाएगी। पूछो कैसे? मैं बताता हूं। इंटरेस्ट जो आपने डेबिट किया होगा वो 8% से किया होगा। अब अगर इंटरेस्ट आप 7% से डेबिट करेंगे तो आपका डिक्लेयर्ड प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। डिक्लेयर्ड प्रॉफिट जो होगा ये रिड्यूस हो जाएगा, और ऐसे केसेस में फिर ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं है। इसका मतलब हम उसको छेड़ेंगे नहीं। तो अब करना क्या है हमें? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैं आपको बताता हूं आपको करना क्या था। सबसे पहले ये ढूंढना था कौन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस में है, कौन नहीं है। पहला वाला है, दूसरा नहीं है, तीसरा वाला है, चौथा नहीं है। सबसे पहले तो प्रॉब्लम इन चारों के रिलेशनशिप के बारे में लिखना होगा, कौन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है, कौन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस नहीं है। अगर आप ये लिख देते हैं तो आपका पहला पार्ट खत्म हो जाएगा आंसर का। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, आपको आपकी इनकम भी कंप्यूट करनी है। इनकम कंप्यूट करनी है, कैसे कंप्यूट करेंगे? अरे बड़ा सिंपल है, 585 करोड़ उन्होंने ऑलरेडी दिया है एज अ बिजनेस इनकम। इसमें जो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है उनकी वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन ऐड कर देना, आपको मिल जाएगी टोटल इनकम। कैसे? अभी देखते हैं। मेरे साथ आंसर में आइए, 2A। इसका आंसर बड़ा होगा ऑब्वियसली। सो 2A हमसे दो चीज पूछी थी, किन किन पे ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन एप्लीकेबल है, और अगर एप्लीकेबल है तो उसकी इनकम को कंप्यूट करें। देखिए निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करें उन्होंने एनी इनकम अराइजिंग, वर्ड देखिए क्या लिखा है, एनी इनकम अराइजिंग, एनी इनकम अराइजिंग from an international transaction between two or more associated enterprises, between two or more associated enterprises shall be computed having regards to arm's length price। उनने क्या बोला? shall be computed having regards to arm's length price। तो जरा ध्यान से देखिएगा नीचे, as per section 92A defined an associated enterprises which specify certain condition, apply the following provision of the section to the given facts in the case study along with the exhibit D। ठीक है सर, exhibit D के साथ हमने जोड़ दिया। सबसे पहले ये बताएंगे कि कौन कौन है और कौन कौन नहीं है। सिंस वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इज नॉट गिवन, कंप्यूटेशन ऑफ पेनल्टी इज नॉट पॉसिबल। ऑब्वियस सी बात है, पेनल्टी को हमको कंप्यूट करने भी नहीं बोला था, ना हम करने वाले हैं एज ऑफ नाउ। ठीक है, चेक करें। एलएमएन incorporation as per section 92A holds 38.46% and therefore they are associated enterprises. RST Limited, since they are sole owner of technology in the manufacturing process and the manufacturing of vents is wholly dependent upon the use of know-how, ये दोनों कौन बन गए? associated enterprises बन गए, जैसा कि हमें कहा गया था। तो ये दोनों कौन हो गए मालिक? associated enterprises हो गए। आगे बढ़ते हैं। However, GHI incorporation in country D is not an associated enterprise since its voting right is 2.3Y. Further, HIT is not an associated enterprise since the company has financed, which is 49.95%
ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स, जबकि एसोसिएटेड एंटरप्राइज बनने के लिए मिनिमम चाहिए 51% का। 51% का वोटिंग राइट नहीं है तो बीच वाला और आखिरी वाला एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस नहीं है, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। From the given details, it would be logical to conclude that XYZ Limited and PQR Limited are unrelated party, क्योंकि कहीं पे भी PQR से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स दी हुई नहीं है। Therefore, the price charged by PQR Incorporation can be taken as price for comparable uncontrolled transactions. चेक करें, ये जो पार्ट है पर्टिकुलरली ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है, अगर आप इसे चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इनने ई और जी के बारे में बात की है जो इस पॉइंट से रिलेटेड है ही नहीं। आपकी डिक्लेयर्ड प्रॉफिट थी 585 करोड़ रुपीस, अग्रीड और डिसअग्रीड, अग्रीड सर। ठीक है, इसमें दो लोगों के साथ किया गया ट्रांजैक्शन आपको जोड़ना है। सबसे पहला ट्रांजैक्शन आपने उस एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के साथ किया था। क्या ट्रांजैक्शन था? आपने 8,500 वैन्स दी और 280 यूरो लेस में दी, यानी कहना इसे 8,500 वैन 280 1 यूरो का प्राइस है 81, सो 8,500 इंटू 280 इंटू 81, ये आ जाता है आपका 19.278 करोड़ रुपीस, जो आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जो आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया यहां पे। साथ ही साथ में आपका RST लिमिटेड भी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है, जिनका $20 लाख का डिफरेंस और $1 की वैल्यू 60 लाख रुपए है। इंडियन करेंसी में साहब इसे कन्वर्ट कर दीजिए, आएगा 12 करोड़ रुपीस, और आपकी अब टोटल इनकम बन जाएगी 616.278 करोड़ रुपीस, जो होगा आपका फाइनल आंसर आपके बिजनेस इनकम का। तो सर ये रहा आपके बिजनेस इनकम का फाइनल आंसर। अब तक हम लोगों ने कितने पार्ट किए सर? अब तक हम लोगों ने 3 पार्ट किए। अब तक हम लोगों ने कितने पार्ट किए सर? अब तक हम लोगों ने 3 पार्ट किए, और ये तीनों पार्ट बहुत ज्यादा क्या हो गए, रेलेवेंट हो गए फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन, राइट। तो आपने इसके ऊपर ध्यान देना है बहुत ज्यादा, और ये क्वेश्चन इसी के लिए मैं बोल रहा था इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें घुमा घुमा के पूछी गई है। चलते हैं वैश एंड कंपनी का 1 डन, 2 डन, 3 डन, अब चलते हैं 4th के ऊपर, OMR लिमिटेड। भाई साहब इजी क्वेश्चन, बट अनदर कॉन्सेप्ट बेस्ड टेस्टिंग किया है इंस्टीट्यूट ने आप लोगों के साथ, कॉन्सेप्ट बेस्ड टेस्टिंग के ऊपर ध्यान दिया है, क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। OMR Limited is an Indian company engaged in manufacturing of electronic component. OMR Limited has borrowed from country L equivalent to 1600 करोड़ from Omega Incorporation। एक मिनट, OMR ने बोरो किया है किससे? ओमेगा इनकॉर्पोरेशन से। ठीक है, मतलब बोरो किया है मतलब ये अपने PNL में इंटरेस्ट डेबिट करता होगा। कितने में किया है? एट based on LIBOR plus 200 point, LIBOR prevalent is 5%, 200 पॉइंट्स का मतलब होता है, आपने SFM में जरूर पढ़ा होगा 2%, यानी हमने जो बोरिंग की है द LIBOR prevalent at the borrowing time is 5% and borrowing allowed under the exchange rate is 300, यानी 5 plus 2 हमने की है बोरिंग 7 के अंदर में, जबकि अलाउड है 8 के अंदर में। एक मिनट, यही पॉइंट से मैं आपको कह दूं कि ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। पूछो क्यों? अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, अगर मैंने 7 के जगह 8% डेबिट कर दिया, 7 के जगह 8% डेबिट कर दिया, तो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा और प्रॉफिट कम हो जाएगा। यही अगर उल्टा होता, 8 का 7 होता तब हम लोग टीपी अप्लाई करते, लेकिन 7 का 8 अगर कर दिया तो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा और प्रॉफिट कम हो जाएगा। और मैं आपको याद दिला दूं ट्रांसफर प्राइसिंग की एक प्रोविजन जो कहती है कि अगर आपका प्रॉफिट क्या हो जाए, अगर आपका प्रॉफिट कम हो जाए या लॉस इंक्रीज हो जाए, ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। तो मैं आपको वैसे ही यहीं से बता दूं, OMR लिमिटेड वांट्स टू नो वेदर ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस आर अट्रैक्टेड। मैं आपको कह दूं ये दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है क्या? पहले तो जाके चेक करना होगा इन दोनों के बीच का रिलेशन, एग्जिबिट में जाके देखते हैं क्या कुछ है क्या। एग्जिबिट कितने कंप्लीट कर लिए हमने? अगर आप देखो एग्जिबिट डी तक के हम आ गए, एग्जिबिट ई
हमसे बिरला मोटर्स की बात कर रहा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स ऑफ बिरला की बात कर रहा है, दैट डजंट मैटर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। एग्जिबिट एफ हमसे बात कर रहा है ओएमआर लिमिटेड। ओएमआर लिमिटेड का शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें दिया गया है, हर जगह देख लो प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना दिया, अलग अलग लोगों की क्या दे दिया आपको, शेयर होल्डिंग दे दी, और हर टाइम आपको बोल रहे हैं कि आप अपना टाइम स्पेंड करो और कैलकुलेट करो कि क्या होगा। सो चेक कर लेते हैं, आप लोग कैलकुलेटर उठा लीजिए मेरे साथ, फटाफट चेक कर लेते हैं हम लोग। 5000 प्लस 7000 प्लस 14000 प्लस 12000 प्लस 8000 प्लस 10000 प्लस 24000, दैट बिकेम्स ब्रो 80000, जिसमें से ओमेगा इनकॉर्पोरेशन का है 10000 इंटू 100 कर लीजिए, आपको आपका जवाब मिल जाएगा 12.50% हो रहा है। यानी शेयर होल्डिंग के बेसिस पे तो ये एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस नहीं है। असेट के टोटल बुक वैल्यू है एज ऑन 2020 3000 करोड़। अब मैं आपको ध्यान से समझाता हूं, 3000 करोड़ में से लोन दिया है आपको 1600 करोड़ का, परसेंटेज देखिएगा, परसेंटेज हो रहा है 53.33, और यहां वो फंस जाते हैं एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस में, क्योंकि दो लोगों को एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस कहा जाएगा। कब कहा जाएगा? अगर एक दूसरे को लोन देता है विच इज एक्सीडिंग 51% ऑफ द टोटल बुक वैल्यू ऑफ असेट। सो एक दूसरे को एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस मान लिया जाएगा अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी को इतना लोन देती है कि वो 51% ऑफ द टोटल बुक वैल्यू ऑफ असेट आ रहा होगा तो यहां वो दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस बन गए। सिंस लोन फॉरेन से लिया गया है, ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, पर ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हमने 8% से लोन का अमाउंट डेबिट कर दिया तो ये एक्सपेंडिचर बढ़ा देगा, प्रॉफिट कम कर देगा, और इस टाइम पे ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं हो सकती। चेक कीजिएगा साहब, आंसर को चेक कीजिएगा मेरे साथ। आई थिंक 2 का 2, क्वेश्चन नंबर 2 का सब पार्ट 2 हम लोग को देखना होगा। यस, ओमेगा इनकॉर्पोरेशन, कंट्री एल एंड ओएमआर इंडियन कंपनी आर डीम्ड टू बी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस सिंस the advance loan constitute 53.33% of the total book value of assets as per the information given in exhibit F. Accordingly, the transfer pricing provision would be attracted. The arm's length price interest shall be calculated as per the CUP method, having regards to the rate of interest on external commercial borrowing as per the FEMA guidelines. So LIBOR plus 2%, that is 7%, and rate of interest is less than arm's length rate of interest, that is 8%. However, in this case, the taxable income would be lower if arm's length price rate is applied. Hence, no adjustment is required since the law of transfer pricing will not apply if the negative impact on the existing profit. तो हमारा आंसर बिल्कुल सही निकला, हमारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही निकला कि अगर प्रॉफिट के ऊपर निगेटिव इंपैक्ट हो रहा होगा तो आपके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। एंड बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का। सो आप देख सकते हैं मेरे साथ, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया पूरा का पूरा। क्वेश्चन नंबर 2 के भी सिर्फ 2 पार्ट थे और दोनों पार्ट हम लोगों ने कर लिए कंप्लीट। अब बचता है क्वेश्चन नंबर 3, सिर्फ और सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 3 के अगेन 3 पार्ट है, ध्यान से सुनना होगा। वापस चलते हैं वैश एंड कंपनी के अंदर में, शायद कुछ डिटेल सुनने वहां दी हो और भी। वैश एंड कंपनी केस 1 डन, 2 डन, 3 डन, 4 डन, आते हैं 5th के ऊपर। माय गॉड, 5th के अंदर भी उनने कितने पार्ट दिए हैं? सी, मतलब आप देखिए पहले जब 50 मार्क के लिए आता था, ये जो केस स्टडीज है, ये केस स्टडीज पुरानी केस स्टडीज है, पर मैंने जानबूझ के रखी हुई है पुरानी केस स्टडीज सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए। पर अब तो 25 मार्क्स के लिए केस स्टडीज आएगी तो रिलेटिवली वो छोटी आएगी, वो ज्यादा बड़ी नहीं आएगी। बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना केस स्टडीज बर्डन था। जो बच्चे को अगर क्वेश्चन पेपर में आई होगी ये केस स्टडी, तो मैं कहता हूँ 8 से 10 पेपर तो सिर्फ क्वेश्चंस के चल रहे होंगे, और वो बेचारा पेज पलटते पलटते ही अपना आधा टाइम कंप्लीट कर लेगा और इंस्टीट्यूट बोलेगा ओपन बुक एग्जामिनेशन बड़े खुश हो रहे थे ना, हाँ सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट, ओके चलो ओपन बुक चैलेंज है करके दिखाओ। इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम देंगे जिसमें आधी से ज्यादा डिटेल्स फालतू की दी हुई है। इंस्टीट्यूट चाहता तो आपको एक लाइन में लिख करके सीधा क्वेश्चन पूछ सकता था। आप देख सकते हो केस स्टडी में जितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये बहुत ही सीधे हैं। आपने अगर मेरे साथ ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ा होगा तो बहुत सीधे क्वेश्चन है, पर
जबरदस्ती घुमा घुमा के किया गया और इसे हार्ड बताने की कोशिश की जाती है, जबकि इंटरनेशनल टैक्स सच में इतना हार्ड नहीं है। चेक कीजिएगा। Following clients want to know whether the operating profit margin declared by them would be accepted by the income tax authority. Stop. क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? एकदम करेक्ट पहचाना आपने, क्वेश्चन बेस्ड है सेफ हार्बर रूल्स पे। जितने लोग भी जो जून अटेम्प्ट दे रहे हैं या नवंबर अटेम्प्ट दे रहे हैं, नवंबर 20 या जून 20, उन्हें मैं याद दिला दूं सेफ हार्बर रूल्स की अगर मैं बात करूं तो सेफ हार्बर रूल्स नए नोटिफाई होने थे और ऐसा इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में लिखा हुआ है। और वैसे भी पुराने सेफ हार्बर रूल्स सिर्फ 3 साल के लिए लगाए गए थे इनिशियली 2017 के अंदर में बाय श्री अरुण जेटली सर। नाउ अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन हमने वर्क करना चाहिए या नहीं, मेरी इच्छा है हम लोग डेफिनेटली करें। और किस बेसिस पे करें? जो एग्जिस्टिंग सेफ हार्बर रूल्स है उसके बेसिस पे हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना चाहिए, प्रैक्टिस हो जाएगी। नया सेफ हार्बर रूल आ भी जाता है मान लो एग्जाम से पहले, तो इट वुड बी सिंपली अ चेंज इन फ्यू ऑफ द कंपोनेंट्स, मे बी इंक्रीज इन न्यू बिजनेसेस, मे बी वन ऑफ द टू बिजनेस विल रिड्यूस, बट आपको एक हैबिट हो जाएगी, एक प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन करने की। देख मेरे भाई, एक्स्ट्रा पढ़ लेना कभी भी गुनाह नहीं है, कम पढ़ लेना गुनाह है, तो उस हिसाब से वर्क कर। आ मेरे भाई, The following clients want to know whether the operating profit margin declared by them would be acceptable by income tax department. मैं आपको बता देता हूँ सेफ हार्बर रूल क्या है, फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ। सेफ हार्बर रूल टेक्निकली एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है। सेफ हार्बर रूल टेक्निकली एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है जो कहता है अगर पर्टिकुलर स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर में आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का जो परसेंटेज है ये एक प्रिस्क्राइब लिमिट तक के हुआ तो आपका कोई ट्रांसफर प्राइसिंग असेसमेंट नहीं किया जाएगा। अगर ये प्रिस्क्राइब लिमिट से नीचे है तो आपका ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल होगा और एओ आपका टीपी कैलकुलेट करेगा। सो टेक्निकली जो हम कहते हैं ना प्रिजम्पटिव इनकम डीटी में कैलकुलेट करते हैं, 8% पीजीबीपी शो कर दो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी फाइल भी उठा करके नहीं देखेगा। ठीक उसी तरीके से अगर इस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर में मिनिमम इतना प्रॉफिट आप शो कर देते हैं, काम खत्म, टीपी आपका ओपन नहीं होगा। पर अगर आप मिनिमम प्रॉफिट शो नहीं करते तो एओ आपका टीपी कैलकुलेट करेगा अंडर सेक्शन 92C और other provisions use करके। So let's start. The following clients want to know whether the operating profit margin, पहला, Alpha Limited is an Indian company, provides the user documentation services to Xylo Incorporation, which is a specified foreign company. Since it's a specified foreign company, transaction is an international transaction in relation to Alpha Limited. So Alpha Limited ने documentation preparation service दी है। Documentation preparation service is one of the service which is covered. Yes, the value of transaction entered in the previous year is 87 crore. The operating expenses incurred is 68 and had a declared profit of 10 crore. Check करते हैं, 10 divided by 68%, 14.70% का प्रॉफिट इनने डिक्लेयर किया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन जिसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो भी बोलते हैं, जो इनका डिक्लेयर्ड है 14.7। हमें देखना होगा कि ये कौन सी सर्विस में आ रही है। मेरे हिसाब से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज के अंदर में ये कवर्ड है, जिसका मिनिमम 17% डिक्लेरेशन लगता है। अगर ट्रांजैक्शन अप टू 100 करोड़ हो और ट्रांजैक्शन 200 करोड़ तक के होगा तो 18% का मिनिमम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन टू ऑपरेटिंग रेशियो रखना होता है। और ये दोनों भी रेशियो से नीचे जा रहा है, जिसका मतलब यहाँ पे इनकम टैक्स अथॉरिटी आपका दिया हुआ टीपी कैलकुलेट, आपका दिया हुआ वैल्यू कंप्यूट नहीं करेगी और वो खुद आपका ट्रांसफर प्राइसिंग असेसमेंट्स करेगी मैंडेटरीली। Fulcrum Limited is an Indian company solely engaged in original manufacturing and export of non-core auto component. Core auto component, non-core auto component दिया गया है, इस पे भी safe harbor rules है। It exports these part to Gigo Incorporation, a foreign company. Fulcrum Limited appoints 7 out of 12 director। एक मिनट, 12 में से 7 डायरेक्टर अपॉइंट कर रहा है, मतलब मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड इज अपॉइंटेड बाय गीगो इनकॉर्पोरेशन, और इस केस में ये दोनों बन जाते हैं एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन एंटर्ड इज 25 करोड़। द ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 18 while the operating expenses is 18 while profit is 1 divided by 18 they shows a 5.55। अगेन चेक करना पड़ेगा उस रेशो के बेसिस पे क्या ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। वेट,
या हमें तुरंत जाना होगा सेफ हार्बर के अंदर में, नोट्स के अंदर में। नॉन कोर ऑटो कंपोनेंट के अंदर में 8.5 का रेशो दिया है, जबकि इन्होंने डिक्लेयर किया है 5.5। मेरे नोट्स के पेज नंबर 5.40 के ऊपर ये अवेलेबल है, 5.40 आप देख सकते हैं। पहला वाला भी देख लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन मेंटेनेंस सर्विस कहां आ रहा है? प्रिपरेशन ऑफ यूजर डॉक्यूमेंट आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज में। मेरे नोट्स के पेज नंबर 5.36 पे लिखा है और 100 करोड़ के नीचे है तो 17% आना चाहिए। यानी यहाँ पे डिपार्टमेंट आपका व्यू एक्सेप्ट नहीं करेगी, यहाँ पे भी डिपार्टमेंट आपका व्यू एक्सेप्ट नहीं करेगी। चाहिए था 17%, आपने लेके आया 14.17%। यहाँ पे भी आपका व्यू एक्सेप्ट नहीं होगा। जितने लोग ये देख रहे हैं वीडियो, जिनने मेरे साथ क्लासेस नहीं करी है, किसी भी टीचर्स के पास क्लासेस करी हो, आई एम श्योर आपको सेफ हार्बर रूल्स प्रैक्टिकली समझाए गए होंगे, तो आपको ये समझ रहा होगा हम क्या कर रहे हैं। तीसरा, बटन एंड बोस एंड इंडियन कंपनी प्रोवाइड्स कॉल सेंटर सर्विस। वेट, कॉल सेंटर सर्विस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज के अंदर में आती है। 17 एंड 18% का सेफ हार्बर है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट 32 डिवाइडेड बाय 160%, ये आ रहा है 20%, विच इज हायर देन 17%। यहाँ इनकम टैक्स अथॉरिटीज आपका व्यू एक्सेप्ट कर लेगी। पेज नंबर 5.36 ऑफ माय नोट्स, इसके ऊपर आपको ये देखने मिल जाएगा कि कॉल सेंटर सर्विसेज कहाँ आती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज के अंदर में आती है। तो ये बुक अगर आपके पास होगी तो ये बुक के अंदर में आपको सारी डिटेल्स दी हुई है, सारे केस स्टडीज भी दिए हुए हैं। तो ये बुक आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ओपन बुक एग्जामिनेशन के अंदर। क्या आप ये बुक एग्जाम में लेके जा सकते हो? इंस्टीट्यूट बोलता है जो बुक लेके आना है लेके आ। तो पहले दो व्यूज में नहीं एक्सेप्ट होगा, सी में आपका व्यू एक्सेप्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं, उसके अंदर में भी आई गेस यही क्वेश्चन लिखा होगा। क्वेश्चन 3, विथ रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस लिस्टेड इन ए टू सी, बताइए पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3, वेदर ट्रांसफर प्राइस डिक्लेयर्ड बाय एसएससी विल बी एक्सेप्टेड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी, are they qualifies to be an international transaction and they deemed to be associated enterprises। सबसे पहले केस में चाहिए 17% आपका या 14.7%, hence it is not binding on income tax authority to accept transfer pricing। दूसरे केसेस में सिंस हाफ ऑफ द बोर्ड आप अपॉइंट कर रहे हैं तो आप हो गए एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस एंड ट्रांजैक्शन एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है। आपने लेके आया 5.55 जबकि चाहिए 8.5, हेंस इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन इनकम टैक्स अथॉरिटीज। जैसा कि हमने बात करी ठीक वही आंसर आ गया। तीसरा, सिंस कॉल सेंटर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंटरनेशनल सर्विसेज के अंदर में आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज के अंदर में आता है। आपका डिक्लेयर्ड प्रॉफिट है 20% जबकि चाहिए सिर्फ 17%। सो इन दिस पर्टिकुलर केस द इनकम टैक्स अथॉरिटी शैल एक्सेप्ट द ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन डिक्लेयर्ड बाय द असेसी। गेम ओवर। सो योर केस स्टडी एज वेल। तो हमें केस स्टडी था, केस स्टडी 3 हमने पूरा सॉल्व कर लिया। इसके साथ साथ कुछ क्या है, एमसीक्यू दिए हैं, एमसीक्यू के साथ साथ इसके एमसीक्यू के आंसर्स भी है। आपको सॉल्व करना है एमसीक्यू, हमने केस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एमसीक्यू के आंसर्स भी दिए हुए हैं जिसको आप क्या कर सकते हैं, टैली या कोरिलेट कर सकते हैं। सिर्फ 6 एमसीक्यू या 7 एमसीक्यू है इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर में। जैसा कि आपने देखा इस तरीके की केस स्टडी है। ये केस स्टडीज तो खैर बहुत बड़ी केस स्टडीज हो गई, रिसेंटली आपको इससे कम छोटी केस स्टडीज दी जाएगी, 25 मार्क्स की केस स्टडीज दी जाएगी। आपके पास अगर ये बुक है तो इस बुक से आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, आंसर्स भी मिल जाएंगे, प्लस प्रोविजंस भी मिल जाएंगे। इस बुक के अंदर में मैंने सबसे आगे में ही क्या किया है, एक और हेल्प करी है आपकी, और वो हेल्प करी है इन द नेचर मॉड्यूल का पेज रेफरेंस। मैंने यहाँ पे मॉड्यूल का पेज रेफरेंस भी दिया है कि आप इधर की प्रोविजंस एज वेल एज मॉड्यूल को क्या कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं। तो आज हमने केस स्टडी 7 कंप्लीट कर दिया। जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि हम एक एक केस स्टडीज कंप्लीट कर लेंगे आपके एग्जाम से पहले, आज हमने ये कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट केस स्टडीज के लिए आप मेरे साथ तैयार रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।